हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स मोड। ठीक है, आज क्लास 12th का हम लोग फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि फर्स्ट चैप्टर का है रिलेशन एंड फंक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसा कि आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर। इस 11th क्लास में जो हमने पढ़ा था वो बेसिक रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, उसके बारे में जाना था। अब जो हम लोग 12th क्लास में पढ़ने वाले हैं वो टाइप्स ऑफ रिलेशन और टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आज के टॉपिक में हम लोग रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि कितने टाइप्स के रिलेशन होते हैं, वो क्या हैं, कैसे उनको सॉल्व करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा बेसिक, ठीक है ना, स्टार्टिंग से बताता हूं, आराम से समझना, सब कुछ समझ में आएगा धीरे धीरे। सबसे पहली बात, रिलेशन क्या होता है। रिलेशन, ठीक है, अब घर में जैसे हमारा रिलेशन अपने सिस्टर के साथ ब्रदर एंड सिस्टर जैसा है, मदर का रिलेशन मदर और फादर का रिलेशन। ठीक है, तो बहुत सारे रिलेशन हैं, बुआ के तुम्हारे रिलेशन होगा, और भी बहुत रिलेशन, वो तुम समझ सकते हो, बाकी मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो बहुत सारे रिलेशन हमारे आपस आस पास में होते हैं, आस पड़ोस में। ठीक है ना, नेचर का रिलेशन हमसे। अब मैथ्स में क्या रिलेशन हो सकता है, जैसे कि भाई कोई नंबर किसी नंबर का मल्टीपल है, ये उसका रिलेशन है। फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू सेकंड नंबर, ये सब रिलेशन है। ठीक है ना, कि नेचुरल नंबर जो होगा वो होल नंबर के अंदर आता है, तो ये भी एक रिलेशन है, होल नंबर और नेचुरल नंबर का। तो दीज ऑल आर रिलेशंस। तो मैथमेटिक्स में रिलेशन क्या होता है कि रिलेशन आर is a subset of A cross B if A and B are two non-empty sets। ठीक है ना, तो रिलेशन R जो होगा वो A क्रॉस B का सबसेट होगा, जहां पे A और B क्या है, दो नॉन एम्प्टी सेट्स है। ए क्रॉस बी क्या होता है उसको समझने के लिए पहले कुछ चीजें हम समझेंगे। पहले तो इसको लिख लेते हैं कि आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ये है रिलेशन। ठीक है ना, अब ध्यान देते हैं कि सबसे पहले हम समझते हैं ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ऑर्डर्ड पेयर, ये सब चीजें जानेंगे, उसके बाद डिटेल में रिलेशन को समझेंगे। ऑर्डर्ड पेयर क्या है, लिस्टिंग ऑफ टू एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स in an specific order। ठीक है ना, दो एलिमेंट को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिख देंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। जैसे एग्जांपल के तौर पे ए कामा बी, दूसरा लिखा बी कामा ए। अब दोनों एक ही जैसा मैंने लिखा है, ध्यान से दोस्त, सेट में क्या होता था, जो हम लोग सेट लिखते थे तो ए कामा बी और बी कामा ए दोनों सेम ही होता था, क्योंकि हम लोग बोलते थे कि ऑब्जेक्ट्स को इंटरचेंज करके इधर उधर लिखा जा सकता है। लेकिन ऑर्डर्ड पेयर में ये दोनों चीजें सेम नहीं है। ठीक है ना, स्पेसिफिक ऑर्डर मतलब फर्स्ट एलिमेंट जो आ रहा है वो पहले सेट से आ रहा है, सेकंड एलिमेंट कहां से आ रहा है, सेकंड सेट से आ रहा है। ऑर्डर्ड पेयर कहां से आ रहा है, ए क्रॉस बी जब बनाएंगे, अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट देखेंगे उसमें समझेंगे, तो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट से बिलोंग करता है और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से बिलोंग करता है, इसलिए ए कामा बी और बी कामा ए कभी बराबर नहीं होगा। ठीक है ना, इस बात को याद रखना, दीज आर नॉट इक्वल जनरली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर तीन एलिमेंट को लिस्ट कर दिया गया, ए कामा बी कामा सी, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ठीक है, दो एलिमेंट को लिस्ट कर रहे हैं स्पेसिफिक ऑर्डर में तो ऑर्डर्ड पेयर बोल रहे हैं, तीन को लिस्ट करेंगे तो ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ठीक है ना, जनरली इतना ही है 2D के लिए। ये क्या है जनरली, तो ऐसे लिखा जाता है जैसे एक्स कामा वाई, हम लोग बचपन में लिखते थे ना, एक्स कामा वाई, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, फर्स्ट सेट से आ रहा है, सेकंड सेट से आ रहा है, ग्राफिक पे रिप्रेजेंट कर लो, वही सब कुछ है। ठीक है ना, फर्स्ट सेट का रिलेशन सेकंड सेट से बनाएंगे तो उसमें जो लिंक होगा, वो दो एलिमेंट के बीच जो लिंक है वही ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा। ठीक है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर है। इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर की बात करेंगे, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर में क्या है कि अगर मैंने लिखा x कामा वाई इज इक्वल टू
इफ x comma y is equal to a comma b, that means first element of first ordered pair will be equal to first element of second ordered pair जो बराबर है, and y should be equal to b। आ रही बात समझ में? ये दो ऑर्डर्ड पेयर तभी बराबर होंगे जब फर्स्ट एलिमेंट दोनों ऑर्डर्ड पेयर का बराबर हो और सेकंड एलिमेंट दोनों ऑर्डर्ड पेयर का क्या हो, बराबर हो। फॉर एग्जांपल मान लो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं। एग्जांपल क्वेश्चन इज इफ x comma y is equal to 3x minus 1 minus 2, find the value of x and y। ये ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है और दोनों इक्वल, हमें x और y की वैल्यू बतानी। क्या करेंगे हम? फर्स्ट एलिमेंट किसके बराबर होगा? फर्स्ट के, सो x विल बी इक्वल टू 3x minus 1, सॉल्व इट, ये बन जाएगा 2x इज इक्वल टू 1, दैट इंप्लॉइज x इज इक्वल टू 1/2। दूसरा y की वैल्यू सीधी दी हुई है क्या? 2। तो ये तरीका है इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर सॉल्व करने का, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना जरूरी है। उसके बाद हम लोग आगे आते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन product, or it is also called as cross product। If A and B are two non-empty sets, then A cross B is called Cartesian product of set A and B। ठीक है ना? दो नॉन एम्प्टी सेट है A और B, तो उसका अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो दैट विल बी कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास सेट A है 1 2 3 एंड सेट B है A comma B, ठीक है? तो क्रॉस प्रोडक्ट अगर A comma B निकाले तो कैसे निकलेगा? जो फर्स्ट सेट का एलिमेंट है, पहला एलिमेंट, वो जाके फर्स्ट एलिमेंट से लिंक होगा और फिर फर्स्ट सेट का पहला एलिमेंट सेकंड एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट से लिंक होगा। तो 1 विल बी लिंक्ड विथ A, फिर 1 जो होगा B से लिंक होगा, सिमिलरली 2A से लिंक होगा और 2B से लिंक होगा, 2 A 2 B, फिर 3 का भी वही होगा, 3 A 3 B। तो ये हमारा क्या है? A क्रॉस B। ऐसे हम लोग क्या निकालेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट। अब ध्यान समझो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे, अच्छा एक चीज उससे पहले देखते हैं कि अगर मान लो मैं B क्रॉस A निकालता हूं, क्या निकालता हूं? B क्रॉस A। B क्रॉस A मतलब B सेट को A से लिंक कराना है, तो A जो होगा 1 से लिंक होगा, A 1, A 2 आ जाएगा, A 3, B 1, B 2, B 3। ये आप लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं 11th क्लास में। अब ध्यान से देखेंगे कि 1 A इसमें मिल रहा है, इसमें A 1 मिल रहा है, दोनों अलग अलग है, ठीक है ना? मैंने बोला ही है पहले ही कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर स्पेसिफिक ऑर्डर एक है, तो 1 और A और 1 के बराबर नहीं होगा। सो देयरफॉर A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, ठीक है ना? ये बात याद रखना, A क्रॉस B जनरली B क्रॉस A के बराबर नहीं होगा। आगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B या फिर कार्डिनल नंबर ऑफ A क्रॉस B देखेंगे तो अगर सेट A में 3 एलिमेंट लिया, ठीक है, और सेट B में कितना एलिमेंट है? 2, तो कितना एलिमेंट A क्रॉस B में है? 1 2 3 4 5 6, मतलब दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मल्टीप्लीकेशन आ जा रहा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B जो होगा वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B।
अच्छा बी क्रॉस ए में भी सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है ना, सॉरी एलिमेंट्स अलग अलग है लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। अच्छा सेट बराबर नहीं है लेकिन कार्डिनल नंबर दोनों का क्या है, बराबर है, समझे, ये याद रखना, कार्डिनल नंबर दोनों का बराबर है, भले से सेट बराबर हो या नहीं। अब ये बात याद रखेंगे कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा आ गया। मैंने बोला कि आर जो है रिलेशन हमारा वो क्या है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, सबसेट ऑफ क्या है, ए क्रॉस बी। मान लेते हैं कि यहां पे एक रिलेशन आता है आर फ्रॉम ए टू बी, एक रिलेशन बन रहा है, वो रिलेशन क्या है, इसी, ठीक है ना, यही सेट का ले रहा है रिलेशन। मान लिया मैंने कि रिलेशन मेरा बना 1a 2a 3a, मान लो ऐसा बना कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज लिंक्ड विथ ए ऑफ, ठीक है ना, सेकंड सेट, ऐसा कुछ रिलेशन बोल दे रहा। तो ये हमारी आर की वैल्यू है रिलेशन, ठीक है ना। तो रिलेशन में देखेंगे तो जितने ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर में, तो वो जो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर होगा दैट इज फ्रॉम सेट ए, ठीक है ना, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर in a relation R is from first set and are called domain of R। आ रही बात समझ में, जो पहले एलिमेंट्स हैं वो सेट ए से आ रहे हैं और वो क्या कहलाएंगे, डोमेन। तो यहां पे डोमेन ऑफ आर क्या है, दैट इज 1, 2, 3, ठीक है। सर पूरा सेट ही हमेशा होगा क्या, ऐसा कुछ नहीं है, केवल अगर यहाँ पे 1a और 2a आता तो 1, 2 जो हो जाता वो डोमेन हो जाता। सिमिलरली जो है वो सेकेंड एलिमेंट जो होंगे, सिमिलरली जो सेकेंड एलिमेंट है रिलेशन में, रिलेशन यहाँ पे जो दिख रहा है सेकेंड एलिमेंट क्या है, बस a, तो सेकेंड एलिमेंट्स of ordered pairs in R are called range of relation R, ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे, रेंज ऑफ रिलेशन R बोलेंगे। आ रही बात समझ में। तो यहां पे रेंज क्या है हमारा, रेंज ऑफ R इज A, ठीक है, एंड द सेकेंड सेट, ठीक है ना, सेकेंड सेट जिसको बोल रहे हैं सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ रिलेशन आर। इसका मतलब क्या है कि सेट ए मैंने लिखा था 1, 2, 3, सेट बी मैंने लिखा था, सेट ए क्या है 1, 2, 3, सेट बी मैंने लिखा ए कामा बी। तो सेट बी पूरा हमारा क्या होगा, कोडोमेन, और जो पहले एलिमेंट्स है ये जिस पे एरो मार्क किया है ये क्या कहलाएंगे, डोमेन, और जो सेकेंड एलिमेंट है, ठीक है ना, सेकेंड एलिमेंट उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेंज। उम्मीद है बात समझ में आ जाए, ठीक है। तो फर्स्ट सेट से डोमेन आ रहा है, सेकेंड सेट पूरा कोडोमेन, और सेकेंड सेट के जो एलिमेंट इसमें मिल रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर में दैट इज कॉल्ड रेंज ऑफ रिलेशन, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन, बात समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं, उसके आगे देखें कि नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बना सकते हैं अगर दो सेट हमारे पास है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, और आई कैन से सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी कितने हो जाएंगे भाई, कोई सेट है उसका सबसेट कैसे निकलता है, 2 पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, और जितना सबसेट निकलेगा ए क्रॉस बी का वही हमारा नंबर ऑफ रिलेशन होगा, नंबर ऑफ रिलेशन
फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट A to a non-empty set set B is equal to 2 power number of elements in A into number of elements in B. तो ये हमारा नंबर ऑफ रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अब ध्यान दो, अब बेसिक आते हैं कि रिलेशन ऑन अ सेट क्या होता है, ठीक है ना। अभी दो सेट के बारे में पढ़ रहे थे, रिलेशन ऑन अ सेट, मतलब पहले क्या था कि रिलेशन ए से बी के बीच में बन रहा था। अब रिलेशन ऑन अ सेट मतलब एक सेट है तो अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए is called relation on a set। मतलब कोई सेट हमारे पास है, उसका रिलेशन उसी के साथ अगर निकालें तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेशन ऑन दैट सेट। आ रही बात समझ में। फॉर एग्जाम्पल ए क्रॉस ए निकाल लो, ए ले लो तुम्हारे पास, मान लो ए की वैल्यू है 1 2, तो ए क्रॉस ए निकालो कितना आएगा 1 1 1 2 2 1 2 2, ठीक है। तो ये हमारा ए क्रॉस ए है, तो रिलेशन अगर मैंने बनाया मान लो कितना आ रहा है 1 1 और 2 2, ऐसा रिलेशन कि भाई सेट ए का एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट के बराबर हो, उसी से लिंक होगा। ए और बी के एलिमेंट क्या है, सेम हो, उसी से बस लिंक होगा, तो ऐसा रिलेशन मैंने बना दिया। तो ये रिलेशन ऑन सेट ए है, मतलब एक ही सेट पे रिलेशन, मतलब एक आदमी का रिलेशन खुद के साथ क्या होगा, ठीक है, वही। तो ये रिलेशन ऑन सेट ए है। अगला है सेम कॉन्सेप्ट, बाइनरी रिलेशन किसे बोलते हैं, बाइनरी रिलेशन। तो सेम चीज है, अ रिलेशन ऑन अ सेट to itself is called binary relation। सेम चीज, ठीक है ना, कि मतलब एक कोई सेट है और उसका रिलेशन खुद से बनाया गया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनरी रिलेशन। उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी। उसके बाद हम लोग ध्यान देंगे कि आता है टाइप्स ऑफ रिलेशन, हम लोग आएंगे तो उसमें सबसे पहला एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन क्या होगा, अ रिलेशन ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट ए is called empty or null or void relation if R is equal to null set, ठीक है ना, जिसको फाई भी बोलते हैं। मतलब R में जो है कोई एलिमेंट नहीं आ रहा है, ए क्रॉस ए का कोई एलिमेंट R में नहीं आ रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि वो क्या है, नल सेट है। मान लो कि यही एग्जाम्पल है, ठीक है ना, तो यहां पे दो एलिमेंट आ गया, तो ये नल रिलेशन नहीं, ऐसा रिलेशन जिसमें कोई एलिमेंट ना आए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम्प्टी रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल ए क्रॉस ए निकालें और हम बोल देते कि फर्स्ट एलिमेंट इज 3 टाइम्स द सेकंड एलिमेंट, तो इसमें कोई ऐसा रिलेशन नहीं है कि फर्स्ट एलिमेंट सेकंड का 3 टाइम्स है, तो कोई रिलेशन ही नहीं है। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाती, 0, मतलब 0 नल सेट हो जाता, कोई एलिमेंट नहीं आता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज यूनिवर्सल रिलेशन। अच्छा, हम अभी जो 12th क्लास में बात कर रहे हैं वो बाइनरी रिलेशन के बारे में ही हम लोग पढ़ रहे हैं। तो बाइनरी रिलेशन के अंदर मतलब एक सेट का खुद से रिलेशन फाइंड कर रहे हैं। तो पहला एम्प्टी रिलेशन, दूसरा यूनिवर्सल रिलेशन। अ रिलेशन आर ऑन सेट ए, सीधा लिख रहा हूं, बाइनरी है तो ऑन
set A is said to be binary relation, sorry, universal relation if R is equal to A क्रॉस A। मतलब R जो हो जाए, जो रिलेशन हमारा है वो पूरे कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर आ जाए, ठीक है ना। तो रिलेशन जब पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है रिलेशन हो जाए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। आ रही बात समझ में। एग्जाम्पल के लिए मान लो मेरा A क्रॉस A आया है 1 1 1 2 2 1 2 2 और रिलेशन भी कितना आ गया 1 1 1 2 2 1 2 2। तो हम बोलेंगे कि दिस रिलेशन इज यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आइडेंटिटी रिलेशन। अब यहां से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो रहा है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? अ रिलेशन R on set A is said to be identity relation if and only if A belongs to A, then only A comma A belongs to R, ठीक है। या फिर ऐसा लिख सकते हो कि for all A belongs to A। इसको क्या बोलते हैं? For all A belongs to A, only A comma A belongs to R। इसका मतलब क्या है कि कोई रिलेशन ले लिया मैंने, मान लो कि मेरे पास एक रिलेशन सेट A दिया हुआ है, सेट A है 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 दिया है तो A क्रॉस A क्या आएगा? अब हर बार A क्रॉस A निकालने की जरूरत नहीं है। 1 2 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। तो ऐसा रिलेशन दिया, सॉरी ये क्रॉस प्रोडक्ट आया है। तो रिलेशन क्या आना चाहिए? जो R की वैल्यू हो वो इस फॉर्म में होनी चाहिए 1 1 2 2 3 3। अगर ये रिलेशन है, ठीक है, तब तो हम इसको क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी रिलेशन। इसके अलावा कुछ भी आ जाए वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। इस बात को याद रखो कि A में जितनी वैल्यू है सबका फोटो नजर में आना चाहिए, ठीक है ना। हम अपना ही फोटो खींच रहे हैं, सेल्फी स्टिक, हाँ सेल्फी। तो 1 ने अपना फोटो खींचा, सेल्फी ले लिया, 1 खुश। 2 ने भी अपना सेल्फी लिया, ये भी खुश। 3 ने भी अपना सेल्फी लिया, ये भी खुश। तो जितने एलिमेंट सेट ए में है सबका फोटो नजर आना चाहिए, मतलब मिरर इमेज सबका। ऑर्डर्ड पेयर जो होगा वो क्या होगा? मिरर इमेज होगा सारे एलिमेंट का। सर मान लीजिए कि आर अगर ये आ जाता है 1 1 और 3 3, देन दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन, क्योंकि 2 को गुस्सा आ जाएगा। 2 अपना फोटो खींचा, फोटो ही नहीं आया, ठीक है, कैमरा खराब है तो इसको गुस्सा आ जाएगा। आ रही बात समझ में? तो आइडेंटिटी तभी बोलेंगे जब सारे एलिमेंट जो सेट ए में है उनका इमेज मिले। और मान लो कि एग्जांपल ले लेते हैं R2 1 1 2 2 3 3 और 2 3 ऐसा लेते, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब ऐसा ले लिया R2, तो 1 ने फोटो खींचा, 1 नजर आया, वेरी गुड। 2 ने भी फोटो खींचा अपनी, 3 ने भी अपनी फोटो खींची। लेकिन 2 जो है बहुत मतलब वो किस्म का लड़का है, मान लो 3 कोई लड़की है। 2 ने धीरे से 3 का फोटो खींच लिया। गुस्सा तो आएगा ना 3 को, भाई गुस्सा आएगा, बिना पूछे तुम फोटो खींच रहे हो, अपना सेल्फी लेना था, दूसरे का तुम फोटो खींच रहे हो, तो ये गलत हो गया, ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। बस खुद का ही फोटो ले सकते हैं, दूसरे का नहीं, मना है बिल्कुल, ठीक है ना। सेल्फी बस काम करेगा और खुद का। तो ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन। अब आएंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन में, जो कि हमारा मेन टॉपिक है इस चैप्टर में, दैट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांसिटिव रिलेशन एंड इक्विवेलेंस रिलेशन।
सो टाइप्स ऑफ रिलेशन में, टाइप्स ऑफ रिलेशन, सबसे पहला रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। A relation on set A is said to be reflexive if for all A belongs to A, comma A belongs to R। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर यही डेफिनेशन तो अभी पीछे आइडेंटिटी में लिखवाए थे, फिर वही सेम रिफ्लेक्सिव में लिखवाए हैं। आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव सेम है क्या? ऐसा नहीं है बेटा, ध्यान दो। वहां पे केवल यही होना चाहिए था, ओनली मैंने लिखा था। बस फर्क कितना है, यहाँ पे ओनली लिख देंगे तो आइडेंटिटी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ओनली नहीं है, ये होना चाहिए साथ में कुछ भी रहा तो चलेगा। आ रही बात समझ में? मतलब यहाँ पे अपना फोटो तो सबसे पहले खींचना है, ठीक है ना भाई, खुद अच्छे लगेंगे तब ना। और दूसरे का भी फोटो खींचने के लिए तुम्हारे पास फुल ऑप्शन है, कोई मनाही नहीं, किसी का भी फोटो खींचते रहो, ठीक है। लेकिन वो सेट ए में होना चाहिए बस, बाहर नहीं तो रिलेशन ही नहीं बनेगा, ठीक है। तो ध्यान देंगे कि एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल मान लो कि मेरे पास सेट ए है 1 2 3, ठीक है। तो आर जब मैंने बनाया तो 1 1 2 2 3 3 आया। सर ये तो आइडेंटिटी रिलेशन है। बिल्कुल बेटा, आइडेंटिटी रिलेशन है। रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए बोला है जितना ए में एलिमेंट है, दिस स्मॉल ए इज एलिमेंट इन ए, तो ए में कौन कौन एलिमेंट है 1 2 3, उन सारे का फोटो होना चाहिए, उन सब का फोटो है, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। सर कुछ और एग्जाम्पल बताइए, समझ में नहीं आया। देखते हैं आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे आ गया 1 2, अपना सब फोटो खींच रहे हैं, मतलब पास हो गया भाई। रिफ्लेक्सिव होने के लिए सबका फोटो होना चाहिए, सबका फोटो मिल गया, उसके अलावा कुछ भी रहे, ठीक है ना, कोई मना नहीं है, कोई तुमको नहीं मना करेगा किसी और का फोटो घूम घूम खींचते रहो, लेकिन पहले अपना आधार कार्ड वाला फोटो खींचना है, सेल्फी लेना है, आधार कार्ड में फोटो लगाना है, तब जाके तुम एलिजिबल हो कि दूसरों का भी फोटो खींच सकते हो। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव है, ये भी रिफ्लेक्सिव है। मान लो R3 मैंने लिया, ये है 1 1 3 3 1 2 2 3। अब ध्यान दो, 1 ने 1 का फोटो खींचा, 3 ने 3 का फोटो खींचा, लेकिन 2 का कोई फोटो ही नहीं है, 2 का फोटो नहीं मिला, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। आगे 2 दूसरे का फोटो खींच रहा, पहले बेवकूफो अपना फोटो नहीं खींच रहा है। इस बकलोल आदमी को पहले अपना फोटो खींचना चाहिए, दूसरे का फोटो खींच रहा है। बताओ गलत बात है कि नहीं? पहले अपना फोटो खींचो तब दूसरे का फोटो खींचना है, ठीक है। तो R3 जो है वो दूसरे का फोटो दूसरे का फोटो 2 खींच रहा था, अपना नहीं खींच रहा था, इसीलिए फेल मार गया। ये रिफ्लेक्सिव है ये नहीं है, ठीक है। तो तुमको ढूंढ रहा है कि भाई तीनों है, तीनों का फोटो मिलना चाहिए। अच्छा, ये तीनों केवल फोटो मिला तो भी चलेगा। देन आई कैन से, यहाँ पे एक नोट पॉइंट, ऐसे लिख देते हैं कि आइडेंटिटी रिलेशन is the smallest reflexive relation, ठीक है। आइडेंटिटी रिलेशन जो है वो स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बस जितना एलिमेंट ए में मिल रहा है सबका फोटो मिलना चाहिए, उसके अलावा किसी का फोटो खींचो, लेकिन सबसे पहले अपना फोटो खींचना है, जरूरी है एकदम, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मैंने मिरर के सामने एक लाइन रखी, ठीक है ना। मान लो ये हमारा मिरर है, बहुत बेहतरीन मिरर, ठीक है ना, सिल्वर कलर से पेंट है। तो अगर इसको रखेंगे तो ये दिखेगा ना कि इसका इमेज ये खुद ही दिखेगा, पैरेलल लाइंस लिए, इसका फोटो खींचे तो ये नजर आ रहा, सेम दिख रहा है कि नहीं? तो दिस इज रिफ्लेक्सिव, मतलब पैरेलल लाइंस रिफ्लेक्सिव होती हैं। अगर मान लो ऐसा लिए कि एक लाइन जो है दूसरे लाइन के परपेंडिकुलर, ठीक है ना, क्या है? परपेंडिकुलर। तो ये तो सीधा फोटो खींचेगा तो मिरर दिख रहा है क्या? पलट के आ रहा है,
ठीक है ना, मिरर वो पलट के भी रखोगे तब वो फटा हुआ तो सीधे आएगा ना जी। तो ये सीधा नहीं है, आ रही बात समझ में। ई लाइन सीधा है तो इधर सीधा चाहिए, चाहे तो इधर सुता हुआ है मतलब सोया हुआ है तो इधर भी क्या आना चाहिए, सोया हुआ है, लेकिन यहाँ पे सो नहीं रहा है। बात समझ में आ रही है। चाहे एक तो खड़ा है एक तो सो रहा है, तो ऐसा तो मिरर में फोटो नहीं ना आएगा, नहीं तो तुम्हारा मिरर ही गजब का हो जाएगा। ऐसा मिरर अगर बन जाए दुनिया में तो किसी को बैठा के उसको लेटा दिया जाए फोटो दिखा के। बात समझ में आ रही है, चलो ध्यान दो। तो ये हमारा क्या था, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड वन है सिमेट्रिक रिलेशन। सो अवर सेकेंड टॉपिक मतलब सेकेंड टाइप जो है रिलेशन का वो क्या है, दूसरा नंबर, दैट इज सिमेट्रिक रिलेशन। नाम से ही सिमेट्री दिख रही है, सिमेट्रिक रिलेशन मतलब हेनिस जो दिखा इधर दिख रहा है, इधर से देखा तो इधर जो दिख रहा है इधर से देखने पे इधर सेम नजर आना चाहिए। सिमेट्रिक रिलेशन किसे बोलेंगे, a relation R is said to be symmetric if for all A comma B belongs to R, B comma A also belongs to R, ठीक है ना, implies that B comma A also belongs to R। इसका मतलब क्या है कि अगर A का फोटो B खींचा तो B भी A का फोटो खींचेगा। आ रही बात समझ में। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या, A B का फोटो खींच लिया तो B भी A का फोटो खींचेगा। अगर खाली E खींचा, ई शर्मा के भाग गई, नहीं चलेगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। ई फोटो खींचे, ई भी फोटो खींचे, बहुत बढ़िया, बात सही है, ठीक है। सिमेट्रिक रिलेशन का होगा, रिलेशन आर इज सेड टू बी सिमेट्रिक फॉर ऑल। जितने ए कामा बी रिलेशन में मिल रहे हैं उतने बी कामा ए भी रिलेशन में क्या होना चाहिए, मिलने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं रिलेशन लिख रहा हूं आर, दैट इज 1 1 2 2 1 2 2 1, ठीक है। अब ध्यान दो, सर है तो खुदे का फोटो खींच रहा है, तो ए कामा बी इसमें है या नहीं, ए कामा बी नहीं है तो भूल जाओ, ये भी ए कामा ए है, इसको भूल जाओ। ऐसा देखो जिसमें ए कामा बी आ रहा, ए कामा बी यहाँ मिल रहा है तो ए कामा ए हो गया, इसको भूल जाओ, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमने क्या बोला कि अगर ए कामा बी है, ठीक है ना, ये तो ए कामा ए, उससे कोई हमें मतलब ही नहीं है, हमें किससे मतलब है, ए कामा बी मिला तो बी कामा ए भी मिलना चाहिए, मिल रहा है ना। 1 2 का फोटो खींचा, 2 1 का फोटो खींचा, बात बन गई, तो ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। बात समझ में आ रही है। दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन। R1 मान लिया, R2 मान लिया, सर ऐसे लिखा हुआ है 2 1 3 1 1 3, ठीक है, 1 2 और 2 3 मान लीजिए सर ऐसे लिखा हुआ है। अब चेक करते हैं, 2 जो है 1 का फोटो खींचा तो 1 को भी खींचना पड़ेगा ना, चेक करते हैं। खींच लिया, यहाँ खींच लिया, हाँ खींच लिया बाबूआ, पास हो गया, हाई पास हो गया, ठीक है, अयो पास हो गया, ये दोनों का होगा पास हो गया। भाई जो इसका फोटो ये खींचा तो इसका फोटो ये खींच लिया। इसको देखते हैं, ए और बी, 3 1 का फोटो खींच रहा है तो 1 को 3 का खींचना पड़ेगा ना, तो ये भी खींच रहा है, बी का ए मिल रहा है, ये भी दोनों पास हो गया। इसको देखते हैं, ये पगला क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ए और बी। और देखो 2 3 का फोटो खींचा, 3 शर्मा के भाग गई, ठीक है, बात नहीं बना, बात तो पहले ही 1 के साथ बन चुका है। तो 2 फोटो खींचा 3 का, बतिये नहीं बनी, बात गड़बड़ा गई। 3 भी अगर खींच देती 2 का फोटो तो काम हो जाता, लेकिन फोटो ही नहीं खींचा है। अब 2 कामा 3 मिला लेकिन बी कामा ए मिलवे नहीं किया, मतलब 3 कामा 2 मिला ही नहीं, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। अब मान लो ऐसा लिखते हैं R3 1 कामा 1, अब बताओ ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक होगा कि नहीं जी, चेक करते हैं। सिमेट्रिक में मैंने क्या बोला कि अगर एक आदमी दूसरे का फोटो खींच रहा है तो दूसरा का भी पहले का फोटो खींचे, ये तो खुद का खींच के खुश है, दूसरा का की तो बातें नहीं हो रही है, ये खुद है रिफ्लेक्सिव। बात समझ में आ रही है। अगर एक आदमी दूसरे का फोटो खींचेगा तब जाके दूसरे का पहले के खींचेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि खुद का फोटो खींचा तो फिर तुम उसका सेल्फी स्टिकिया खींच के और फिर छीन के और उसका फोटो खींच लो, फिर रिफ्लेक्सिव नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये खुद का खींच के खुश है। सर ये आइडेंटिटी होगा क्या, आइडेंटिटी नहीं होगा, क्योंकि आइडेंटिटी के लिए ए जो सेट है 1 2 3 सबका फोटो चाहिए था, तो ये तो आइडेंटिटी नहीं हो सकता। सर रिफ्लेक्सिव है क्या, रिफ्लेक्सिव भी नहीं हो सकता, क्योंकि सबका फोटो चाहिए था, एक्स्ट्रा में कुछ होता चलता है, ठीक है।
उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। अगर मान लो हम ऐसे लिखते हैं R4 खाली रिलेशन, अब चेक करते हैं कि आइडेंटिटी है क्या। आइडेंटिटी में भाई तीनों का फोटो चाहिए था, नहीं मिल रहा, आइडेंटिटी तो नहीं है, सब अपना अपना फोटो खींचेगा। रिफ्लेक्सिव में भी सबका अपना अपना फोटो खींचता और दूसरे का भी खींचता तो चल जाता। रिफ्लेक्सिव बहुत अलग टाइप का लड़का है, तो वो जो है सब अपना अपना फोटो खींचता तो चल जाता, ठीक है ना। तो नहीं खींच रहा है तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। सिमेट्री क्या बोला कि अगर पहला वाला दूसरे का फोटो खींचा तो अब दूसरे वाले को पहले खींचना पड़ेगा, पहले के नहीं है यहाँ दूसरे के की बात का होगी, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। बात समझ में आ रही है। ऐसा समझ लो, उल्टा डेफिनेशन लिखा दे रहे हैं कि अ रिलेशन ऐसे भी याद रखेंगे, बाद में गड़बड़ नहीं करना। अ रिलेशन R is said to be symmetric if for all A, B not belongs to R। अगर A, B R में बिलोंग नहीं कर रहा है, that implies B, A also not belongs to R। अगर A, B R में नहीं मिला तो B, A भी R में नहीं मिलेगा। उम्मीद है बात समझ में आ गई। आते हैं अब कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो ऐसे पैरेलल लाइंस ले लेते हैं, पैरेलल लाइंस ऐसे लिया, फोटो देखा, इसका दिख गया L1 L2, ठीक है, फोटो खींचा L1 L2 का, भाई खुद का फोटो खींच के खुद से, मतलब दोनों जो है L1 जो है L2 का फोटो खींच रहा है, सेम आ रहा है, L2 L1 का फोटो खींच रहा है, मतलब L1 इज पैरेलल टू L2 एंड L2 पैरेलल टू L1, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। सॉरी, रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी हो, सिमेट्रिक, ठीक है ना, सिमेट्रिक याद रखो, सिमेट्रिक होगा। आ रही बात समझ में कि भाई ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है तो सिमेट्रिक होगा। दूसरा परपेंडिकुलर वाला देखते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस में क्या है कि भाई एक लाइन L या L और दूसरा इसके परपेंडिकुलर है M है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, L जो है M के परपेंडिकुलर है एंड M जो है वो L के परपेंडिकुलर होगा। भाई L वाला M का फोटो खींचा, M वाला L का फोटो खींच लिया, ठीक है ना, परपेंडिकुलर, काम खत्म, ठीक है, तो ये सिमेट्रिक होगा, ठीक है। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। एंड द लास्ट वन इज ट्रांजिटिव। ओके, द लास्ट पार्ट इज ट्रांजिटिव, इसको देखते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है भाई, चेक करते हैं। अ रिलेशन ऑन सेट A is said to be transitive if for all A, B belongs to R and B, C belongs to R, that implies C, A also belongs to R। क्या डेफिनेशन भाई, A, B R में बिलोंग कर रहा है और B, C R में बिलोंग कर रहा है। अगर ऐसा और ऐसा हो रहा है तो ऐसा होना चाहिए, मतलब A B का फोटो खींचा, B C का फोटो खींचा, तो A को C का फोटो खींचना पड़ेगा, तब तीनों आपस में मिले जुलेगा। आ रही बात समझ में। A ने B का फोटो खींचा और B ने C का फोटो खींच लिया, तब एकदम जरूरी है कि A को C का फोटो खींचना पड़ेगा, ठीक है ना। C, A, C, A मस्ट बी रिलेटेड टू C। आ रही बात समझ में। अब ध्यान दे, एग्जाम्पल मान लेते हैं, हम रिलेशन लेते हैं, एक रिलेशन, तो मैंने लिखा 1 1 2 2 3 3, सेट मेरा A है, 1 2 3, तो और आगे लिखा 1 2 2 3 एंड 1 3, ठीक है, ऐसा लिख दी। अब चेक करते हैं भाई A, A है, इसको तो देखना ही नहीं है, यहाँ पे देखा A, B, अब B से स्टार्ट वाला होने वाला देखना है, B, C, A, B मिला, B, C मिला, तो A को C का फोटो खींचना पड़ेगा, A, C भी मिल रहा है। बात समझ में आ रही है, लेकिन अभी कुछ नहीं हुआ, अभी आगे बढ़ते हैं और भी कुछ चेक करना पड़ेगा। अब अगर मान लो हाई वाला तो पास हो गया, ठीक है ना, इससे स्टार्ट की A का वाई मान किया तो ये पास हो गया। अब मान लो ये रहता है A, B ले लिए, इसका ले लिए A, B, अब B, C चाहिए,
मतलब ये वैल्यू से स्टार्ट होने वाला सेट ये है, लेकिन ये तो बी कामा बी, ठीक है ना। अब बी कामा सी है ये नहीं, तो मैंने बोला था ए कामा बी भी मिले और बी कामा सी दोनों मिलेगा तब इसको ढूंढना है, तो बी कामा सी मिलना नहीं है तो ढूंढना ही नहीं है, तो ये भी पास हो गया, ये बकलोलवा पास हो गया। इसको देखते हैं ए कामा बी, ए कामा बी, अब 3 से स्टार्ट होने वाला बी कामा सी मिल रहा है क्या, बी कामा सी कहीं मिलिए नहीं रहा, ठीक है ना, बी कामा सी मिलेगा तब ना ए कामा सी देखेंगे, बी कामा सी नहीं मिला, यो बबुआ पास हो गया, ठीक है ना, सब पास। तो देयरफॉर दिस वन इज ट्रांजिटिव। आ रही बात समझ में। मान लेते हैं एक और रिलेशन लेते हैं, ऐसा लिख देते हैं 1 2, ठीक है, 1 2। अभी क्या मिला, ए कामा बी मिला, ए कामा बी, ये आइडेंटिटी है क्या, नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक ए कामा बी मिल रहा है, बी कामा ए भी चाहिए था भाई, 2 का 1 का फोटो खींचना नहीं मिला। ट्रांजिटिव के लिए ए कामा बी और बी कामा सी दोनों होना चाहिए था, तब ना तीसरा का ढूंढते, तो इसमें तो एक ही है, ये भी का हो गया ट्रांजिटिव। तो आई कैन से द सिंगल्टन रिलेशन is always a transitive relation। सिंगल्टन रिलेशन जो होगा उसको हमेशा हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, ये डेफिनेशन थोड़ा उलट पलट करके लिखवा दे रहे हैं, बात को समझना कि अ रिलेशन ऑन सेट ए इज said to be transitive if for all a कामा b r में बिलोंग नहीं कर रहा है एंड b कामा c बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो a कामा c भी नहीं ढूंढना है, ठीक है, मतलब ये बिलोंग नहीं कर रहा है और ये बिलोंग कर रहा है तो इसको ढूंढने की जरूरत नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि if a कामा b belongs to r and b comma c belongs to r, that implies a comma c not belongs to r, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि a comma b not belongs to r, b comma c भी not belongs to r हो जाए, तो इसका मतलब ये दोनों मिला ही नहीं, तो तीसरा का ढूंढने की जरूरत नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट बिलोंगिंग टू r। उम्मीद है कि बात समझ में आया होगा। तो ये और 3 एडिशनल डेफिनेशन समझ के इसके साथ याद रखना ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। 2 मिलेगा तब तीसरे को ढूंढेंगे, एक केवल मिल रहा है तो पहले ही पास है, केवल सिंगल मिल रहा है या एक भी नहीं मिल रहा है तो पास है। अब मान लो कि नल सेट मैंने लिया, ऐसा लिख लेना, नल सेट इज नल रिलेशन इज, भाई तीनों में क्या होगा, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। मान लो नल रिलेशन लिखा आर मैंने, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं। भाई रिफ्लेक्सिव के लिए मान लो सेट ए मेरा 1 2 3 है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए सबका फोटो चाहिए था, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, फोटो नहीं मिल रहा है। दूसरा सिमेट्रिक के लिए ए कामा बी, बी कामा ए चाहिए था, मिल ही नहीं रहा है, ठीक है ना, सॉरी ए कामा बी होता तब बी कामा ए ढूंढना था, ए कामा बी ही नहीं मिल रहा है तो बी कामा ए ढूंढने की क्या जरूरत है, तो सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव के लिए ए कामा बी, बी कामा सी मिल ही नहीं रहा है तो ए कामा सी ढूंढेंगे क्या, तो ट्रांजिटिव भी है। तो नल रिलेशन इज सिमेट्रिक as well as transitive but not reflexive, ठीक है। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू, बाय बाय।